बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे होता है और प्रॉमिस कब बनता है और एग्रीमेंट कब बनता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। और थोड़ी सी जनरल डेफिनेशन अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कुल 238 सेक्शन है, 238 सेक्शंस। मगर इन 238 सेक्शंस में से जो ऑलमोस्ट सेक्शन 76 से लेकर 123 तक, ये है चैप्टर 7। चैप्टर 7 के सेक्शन 76 से लेकर 123 तक ओमिट हो गए। ये चैप्टर था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में, और ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चैप्टर ओमिट करके एक नया लॉ बनाया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो 238 सेक्शन में से तकरीबन 47 सेक्शन जो है वो ओमिट हो चुके हैं, और इसमें से बाकी जो सेक्शन बचे हैं वो हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि प्रपोजल क्या होता है, ऑफर, प्रपोजल या ऑफर, और वो प्रॉमिस कब बनता है, और फिर वो एग्रीमेंट कब बनता है, और फिर जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये चीज आज हम पढ़ेंगे। अगर हम इसकी डिफिनेशन देखें कॉन्ट्रैक्ट की, तो सेक्शन 2H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है एग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट जो कानून के तहत इन्फोर्सेबल हो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोर्ट आपको कहेगी कि भाई जी ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये आपने इस पर अमल दरामद करना है, इस पर अमल दरामद आपने करना है, और जो आपका पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है वो आपने कंप्लीट करना है, ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहां पर एक और बात हमें समझ आई कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, मगर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्यों? सिर्फ वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे। वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सिर्फ एग्रीमेंट व्हिच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे वो या तो वाइड होंगे या वाइडेबल एग्रीमेंट होंगे। वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल हम यहीं से शुरू करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी शुरुआत होती है ऑफर या प्रपोजल से। ऑफर या प्रपोजल एंड इट्स कम्युनिकेशन ऑफर एंड इट्स कम्युनिकेशन, यहां से स्टार्ट होता है। ऑफर क्या होती है और उसकी कम्युनिकेशन इसके साथ टच क्यों कर दिया गया है, ये है सेक्शन 2A। सेक्शन 2A ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो डिफाइन करता है ऑफर एंड इट्स कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, तो ये हम बताएंगे। ऑफर होती है, मिसाल के तौर पर मैं ये बोर्ड बेचना चाहता हूँ और मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि मैं ये बोर्ड बेचना चाहता हूँ और खामोश होकर बैठ जाता हूँ, तो कम्युनिकेशन तो इसकी हुई नहीं। जब तक इसकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, ऑफर जो है वो ट्रीट नहीं होगी। ऑफर जो है वो ट्रीट नहीं होगी। कम्युनिकेशन कैसे होगी? मिसाल तौर पर मैं आपको कहता हूं कि मैं ये बोर्ड बेचना चाहता हूं, क्या आप लेंगे? तो ये होती है कम्युनिकेशन। या मैं आपको खत लिखता हूं और उसमें कहता हूं कि मैं ये जो घर है ये बेचना चाहता हूं, क्या आप लेंगे? ये होती है उसकी कम्युनिकेशन, ऑफर एंड इट्स कम्युनिकेशन। और ऑफर तब कंप्लीट हो जाती है जब जिसको ऑफर की जा रही है उसकी नॉलेज में आ जाती है, तो ऑफर कंप्लीट हो जाती है। सेक्शन 2 सब सेक्शन ए ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको डिफाइन करता है। जब मैंने ऑफर कर दी कि ये मैं बोर्ड बेचना चाहता हूं और वो ऑफर कम्युनिकेट हो गई आप तक, तो आप कहेंगे जी मुझे मंजूर है, मैं ये बोर्ड खरीदने के लिए तैयार हूं। तो फिर जो होगी इसको कहा जाता है एक्सेप्टेंस। ये हो गया एक्सेप्टेंस। मैंने ऑफर की, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ठीक है मैं ये बोर्ड खरीदना चाहता हूं। ऑफर हुई, वो एक्सेप्टेंस हो गई, तो ये एग्रीमेंट नहीं बना। ये क्या बन गया? ऑफर हुई, मैंने कहा कि मैं ये बोर्ड बेचना चाहता हूं, मैंने उसको कम्युनिकेट किया आप तक, आपने कहा मैं ये बोर्ड खरीदने के लिए तैयार हूं, ये एक्सेप्टेंस हो गई। ये दोनों चीजें मिलकर जो है ये बनाती हैं आपका प्रॉमिस। ये बन गया प्रॉमिस। अभी तक ये एग्रीमेंट नहीं बना। ऑफर की मैंने, आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली, ये बन गया आपका प्रॉमिस। सेक्शन 2B जो है वो प्रॉमिस को डिफाइन करती है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ऑफर होती है, वो ऑफर एक्सेप्टेड हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। लेकिन यहां पर जो है वो प्रॉमिस एग्रीमेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा प्रॉमिस एग्रीमेंट? प्रॉमिस एग्रीमेंट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अभी तक ऑफर और एक्सेप्टेंस में जो है वो कंसीडरेशन नहीं आया। जब तक कंसीडरेशन नहीं आएगा, ये ऑफर और एक्सेप्टेंस प्रॉमिस तो बन जाएंगे मगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, तो मगर एग्रीमेंट नहीं बनेंगे। एग्रीमेंट के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट की बारी आएगी। तो ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुआ, वो प्रॉमिस बन गया। इसमें लाजमी तौर पर आपका कंसीडरेशन होना चाहिए और वो भी लॉफुल कंसीडरेशन, और वो भी लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल कंसीडरेशन, मैं ये कहता हूं कि मैं ये बोर्ड 5,000 रुपए का आपको बेचना चाहता हूं, तो आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें ऑफर हो गई, 5,000 रुपए का बोर्ड बेचना चाहता हूं, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 5,000 रुपए का खरीदना चाहता हूं। इसमें 5,000 रुपए जो है वो इसकी सेल प्राइस या इसकी कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन भी आ गई है। यहां पर एक और बात आपको बता दूं कि कंसिडरेशन एडिक्वाट होना जरूरी नहीं है। एडिक्वाट माना मौजू, कंसिडरेशन मौजू होना जरूरी नहीं है, एडिक्वाट होना जरूरी नहीं है। एडिक्वाट का मतलब क्या होता है? ये बोर्ड कितने का होगा? तकरीबन 5,000 का। मैं कहता हूं जी ये मैं बोर्ड आपको 200 रुपए का बेचना चाहता हूं, और आप कहते हैं जी ठीक है मैं 200 रुपए का खरीद लेता हूं, लेकिन 200 रुपए एडिक्वाट कंसिडरेशन तो नहीं हुई, इसकी तो कीमत 5,000 है। लेकिन लॉ कहता है कि जो कंसिडरेशन है वो सेक्शन 2D ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ कहता है कि जो कंसिडरेशन है वो एडिक्वाट होना जरूरी नहीं है। अगर मेरी कंसेंट है
तो ये मैं 5,000 का बोर्ड जो है वो आपको 200 रुपए में भी बेच सकता हूं। इस पर क्वेश्चन नहीं हो सकता कि ये कंसिडरेशन जो है, ये सेल अमाउंट जो है ये एडिक्वाट नहीं है। जैसे ये घर है, ये घर तकरीबन 1 करोड़ का होगा, मैं कहता हूं जी मैं आपको 20,000 रुपए में ये घर बेचना चाहता हूं, तो आप वो घर एक्सेप्ट, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गया, इसमें कंसिडरेशन भी आ गई 20,000 रुपए, लेकिन घर की कीमत कितनी है? 1 करोड़ रुपया, लेकिन मैं आपको 20,000 में बेच रहा हूं। कानून के मुताबिक जो है कंसिडरेशन जो है वो एडिक्वाट होना जरूरी नहीं है। मेरी अगर फ्री कंसेंट है तो मैं 20,000 में भी ये घर बेचूंगा, तो ये जो एग्रीमेंट होगा ये वैलिड होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, क्योंकि कानून कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जो कंसिडरेशन है वो एडिक्वाट होना जरूरी नहीं होता। तो जब इसमें लॉफुल कंसिडरेशन आ गया और नीड्स नॉट टू बी एडिक्वाट, जब इसमें लॉफुल कंसिडरेशन आ गया तो ये बन गया आपका एग्रीमेंट। ये बन गया आपका एग्रीमेंट। ऑफर, फिर उसकी एक्सेप्टेंस, वो प्रॉमिस बन गया। जब ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस में लॉफुल कंसिडरेशन आ गया तो वो आपका एग्रीमेंट बन गया। और हमने पढ़ा है कि एग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि हर एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। तो इनफोर्सेबल बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे, सिर्फ वो एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे, सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। कौन से एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं अभी हम आपको बताते हैं। एग्रीमेंट्स, ये एग्रीमेंट है, अगर ये इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। इनफोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए कौन सी शराइत जरूरी है? सबसे पहले लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए। लीगल कैपेसिटी, लीगल कैपेसिटी क्या होती है? लीगल कैपेसिटी होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है वो अडल्ट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। माइनर आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर की लीगल कैपेसिटी नहीं होती। दूसरा लीगल कैपेसिटी में आ जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो साउंड माइंड होना चाहिए। अनसाउंड माइंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये लीगल कैपेसिटी होगी, तो वो जिस एग्रीमेंट में नंबर 1 लीगल कैपेसिटी होगी, नंबर 2 होगा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट नंबर 2 पे फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होती है कि ऐसी कंसेंट जिसे फ्रॉड से हासिल ना किया गया हो, ऐसी कंसेंट जिसे अनड्यू इन्फ्लुएंस से हासिल ना किया गया हो, ऐसी कंसेंट जिसे कोशन से हासिल ना किया गया हो, या ऐसी कंसेंट जिसे मिस्टेक से हासिल ना किया गया हो, वो फ्री कंसेंट कहलाएगी। इस पे एक डिटेल लेक्चर देंगे फ्री कंसेंट पे, क्योंकि ये जो 4-5 पॉइंट्स है ये बड़े लेंथी पॉइंट्स हैं और उन पर डिस्कस करना चाहिए कि फ्रॉड कब होता है, जो है वो मिस्टेक कब होती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है, और मिसरिप्रेजेंटेशन कब होती है, और कॉरिजन कब होती है। इस पर एक अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे। फिलहाल हम आपको कि जिस एग्रीमेंट में ये एसेंशियल्स, ये एलिमेंट होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सबसे पहला लीगल कैपेसिटी हो, नंबर 2 फ्री कंसेंट हो, नंबर 3 है लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। जो चीज आप बेच रहे हैं वो लॉफुल होनी चाहिए। जैसे मैं एक अनलाइसेंस्ड पिस्टल बेचता हूं, अनलाइसेंस्ड पिस्टल, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट तो नहीं हुआ।
जैसे मैं नॉन कस्टम पेड गाड़ी बेचता हूं, वो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल ना हो, वो भी एग्रीमेंट रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। और जो चौथी चीज है वो होती है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है? लॉफुल कंसिडरेशन होती है कि मैं एग्रीमेंट करता हूं कि आप फला आदमी को कत्ल कर दो और मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, या मैं एग्रीमेंट करता हूं कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। और जो 5वें नंबर पर है वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी टू बी परफॉर्म्ड। पॉसिबिलिटी टू बी परफॉर्म्ड। पॉसिबिलिटी टू बी परफॉर्म्ड। पॉसिबिलिटी टू बी परफॉर्म्ड क्या होती है? मिसाल तौर पे मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूं कि अगर आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर पैदल चलें तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। ये भी इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस है, क्योंकि 1 घंटे में 100 किलोमीटर चला ही नहीं जा सकता, पैदल चला। और मैं आपको कहता हूं कि आप अगर आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे तो मैं आपको ये घर दे दूंगा। ये भी परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो, वो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। और लास्ट नंबर पे है सर्टेन होना चाहिए। 6ठे नंबर पे है सर्टेनिटी होनी चाहिए, उसमें सर्टेन। छठे नंबर पे है कि सर्टेन होना चाहिए। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें एग्रीमेंट करने वाले की लीगल कैपेसिटी ना हो, यानी कि वो माइनर हो या वो अनसाउंड माइंड हो, वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। फ्री कंसेंट ना हो। फ्री कंसेंट एक बहुत लेंथी पीरियड है, इस पर अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे। तो अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि आइंदा आने वाला जो लेक्चर है वो भी आपको समझ आ सके। तो जिसमें फ्री कंसेंट होगी और जिसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, पॉसिबिलिटी टू बी परफॉर्म्ड भी होना चाहिए कि वो पॉसिबल हो उसको परफॉर्म करना, और वो एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए। ऐसे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, अदरवाइज दूसरे एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ऑफर से, एंड इट्स कम्युनिकेशन। ऑफर में एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक होता है ऑफर, ऑफर टू ट्रीट या इनविटेशन टू ट्रीट। ये क्या होता है ऑफर और इनविटेशन टू ट्रीट? ये जो है LLM लेवल का क्वेश्चन है। आप मसाले एक दुकान पे जाते हैं, शूज की दुकान है, एक शूज जो है वो रखा हुआ है और उस पर जो है वो कीमत लगी हुई है 2200 रुपए। आप दुकानदार को कहते हैं जी ये शूज पैक कर दे। दुकानदार कहता है जनाब माफ कीजिएगा, ये जो शूज है अब ये 2200 रुपए के नहीं है, ये महंगे हो गए हैं, बल्कि ये 4200 के हो गए हैं। आप वकील हैं, आप कहते हैं जी आपने ऑफर की इस शूज को बेचने की 2200 रुपए में, मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली, लिहाजा ये प्रॉमिस बन गया। क्योंकि उसमें 2200 रुपए कंसिडरेशन भी आ गई, तो ये एग्रीमेंट बन गया, और ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आप जाके केस दाखिल कर देते हैं कि ये जी इसने ऑफर की 2200 की, मैंने एक्सेप्ट कर ली, अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे ये 2200 में शूज दे। नहीं, जो दुकानों पे कीमत लगी होती है या जो आपके ऑनलाइन जो कीमत लगी होती है वो ऑफर नहीं होती।
वो वन स्टेप प्रायर टू ऑफर, एक कदम ऑफर से पहले होती है, उसको कहा जाता है ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट, इनविटेशन टू ट्रीट। यानी वो शूज के ऊपर लगी हुई कीमत ऑफर नहीं थी, बल्कि आपको इनवाइट किया गया था कि आप ऑफर दें, कि आप दुकानदार को ऑफर दें। आपने ऑफर दी कि ये जी 2200 रुपए में जो आपका कीमत लगी हुई, मैं इसमें तैयार हूं खरीदने के लिए। दुकानदार कहता है जी मैं एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इसकी कीमत अब 4200 हो गई है। तो वो जो प्राइस टैग्स होते हैं, वो जो प्राइस लगी होती है या ऑनलाइन जो प्राइस लगी होती है, वो ऑफर नहीं होती, वो वन स्टेप, एक कदम ऑफर से पहले होता है, उसको कहा जाता है इनविटेशन टू ट्रीट या ऑफर टू ट्रीट, और आपने ऑफर देनी होती है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो LLM लेवल का है, लेकिन मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले ऑफर होगी, फिर वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन आता है, कीमत आती है, लॉफुल कंसीडरेशन आता है, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। और ऐसे एग्रीमेंट जिनमें ये चीजें मौजूद हों, 6 की 6, लीगल कैपेसिटी हो, फ्री कंसेंट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसीडरेशन हो, पॉसिबिलिटी टू बी परफॉर्म्ड हो, और वो सर्टेन हो, तो ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। एंड दीज एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं और वॉइड एबल एग्रीमेंट कौन से होते हैं। ऐसे एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, जिनमें ये चीजें, जिनमें इनमें से कोई भी चीज मिस हो, ऐसे एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होते हैं, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। सेक्शन 24 to 30 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी डिफिनेशन है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और वॉइड एबल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट्स जो होते तो वैलिड हैं, होते तो कॉन्ट्रैक्ट हैं फॉर द वन पार्टी, लेकिन वो वॉइड डिक्लेयर किए जा सकते हैं बाय द कोर्ट। वो एक पार्टी के लिए वैलिड होते हैं और एक पार्टी के लिए वॉइड होते हैं। वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 to 23 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। लिहाजा अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करे और बेल आइकन के ऊपर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है, जो वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट्स होते हैं उनके बारे में वो आप आसानी से देख सकें। थैंक यू।